किरचॉफ्स लॉ में क्या था, किरचॉफ ने जो है ना दो तरीके के लॉज दिए थे, एक तो करंट को लेकर और एक वोल्टेज को लेकर। तो एक जो करंट वाला था उसको बोल देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर केसीएल, शॉर्ट में उसको केसीएल बोल देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोल देते हैं या फिर केसीएल बोल देते हैं। ऐसे ही दूसरा था जो सेकंड लॉ था उसका, वो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको केवीएल भी बोल देते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ एक तो केसीएल है वो उनको पढ़ना है, और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल वो पढ़ना है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे पहला वाला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल, इसको जंक्शन रूल भी बोल देते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज 0 और द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट जंक्शन। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई भी जंक्शन है, अब जंक्शन कैसे होता है वो देखिएगा जरा। अब आप समझिए कि मान लीजिए कोई भी नेटवर्क है, मैं कंप्लीट नेटवर्क बनाकर एक दो एग्जांपल्स भी अभी आज करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम केसीएल समझेंगे, फिर हम केवीएल समझेंगे। तो केसीएल में देखिएगा जो किरचॉफ्स करंट लॉ है उसमें ये है कि मान लीजिए हमारे पास 3, 4 या 5 वायर्स हैं, वो एक जगह एक पॉइंट पर आकर जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं। मान लीजिए एक तो ये है रेसिस्टेंस, एक ये है, एक वायर ये है और एक वायर ये है। तो हमने ये कहा कि यहाँ वाला जो वायर है, यहाँ वाला जो वायर है इसमें करंट आ रहा है I1, यानी मान लीजिए कि इस वाले करंट, इस वाले वायर में करंट आ रहा है I1 और इस वाले करंट में, इस वाले वायर में करंट आ रहा है I2, ठीक है। और इस वाले करंट, ये वाला जो है वायर, इस वाले में करंट जा रहा है कितना I3, और इसमें भी करंट क्या है, जा रहा है I4। तो आ रहा है या जा रहा है ये पता कैसे चल रहा है कि जंक्शन में आना या जंक्शन से बाहर जाना। जंक्शन का मतलब क्या है कि एक वायर, दो वायर, 3 वायर, 4 वायर, चारों के चारों एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, चारों के चारों एक पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। तो पॉइंट में, पॉइंट मतलब जहाँ पर चारों वायर जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 वायर ले लिए और 4 वायरों को मिलाकर एक जगह मैंने ज्वाइन कर दिया। तो वो जो चारों वायर्स हैं, वो चारों वायर जिस पॉइंट पर जुड़ रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन या फिर नोड। इसको जंक्शन भी बोलते हैं या फिर नोड भी बोलते हैं। जंक्शन और नोड। अब आप ये देखिएगा कि इसमें ऐसा है कि इस जंक्शन पर कितना करंट आ रहा है, हम इसको सीधा सीधा ये बोलते हैं कि करंट एंटरिंग डेफिनेशन में क्या मेंशन है कि करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट नोड। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। हाँ जी, एंटर कौन कौन सा करंट कर रहे हैं, गुड इवनिंग। एंटर कौन कौन सा करंट कर रहा है, I1 और I2। तो हम इसको बोलेंगे I1 बस I2। और इस नोड को लीव कौन सा करंट कर रहा है, I3 और I4। तो I3 प्लस I4। तो किसी भी नोड पर कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड केसीएल, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आगे देखिएगा, अगला है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और लूप रूल, जिसको हम केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट था किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल, और जो दूसरा मैं देखने वाला हूँ दिस इज केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा देखिए, ये मतलब आप समझ लीजिए क्या चीज़, नहीं 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी वायर्स हो। तो ये कहा जाता है कि भाई जो करंट एंटरिंग है वो करंट लीविंग के इक्वल है। अच्छा एक डेफिनेशन और देखी होगी आपने नोट्स में, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा आई का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, समीशन, समीशन मतलब एडिशन। तो हम इसको ना ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए केवीएल यहाँ से हटाता हूँ, एक बार इसमें एक चीज़ और बताऊँ। तो समीशन का मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक चीज़ होती है, हमने ये कहा कि क्या किसी ने कहा कि ये जो एक्स एक्सिस है, राइट साइड वाली जो एक्स एक्सिस है, इसको पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट वाली को नेगेटिव लेना है, या ऊपर वाली को पॉजिटिव लेना है
वाई को और नीचे वाली को नेगेटिव लेना, मतलब उसको वाई डैश बोल देना, इसको एक्स डैश बोल देना। क्या किसी ने कहा था? तो हमने कहा कि जनरली जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश जो हमारा इंडेंट होता है वो इंडेंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है तो हमने कन्वेंशनली ये मान लिया कि राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर उसका अपोजिट लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएंगे। सिमिलरली अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये कन्वेंशनली मान लिया गया कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये चीज़ मान ली गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये कहा कि अगर जंक्शन में जाने वाले करंट को आपने पॉजिटिव मान लिया है, जंक्शन में जाने वाले करंट को पॉजिटिव मान लिया है, तो जंक्शन से निकलने वाले करंट को आप नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग लिखने की बजाय एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि अगर जंक्शन में जाने वाला करंट इज पॉजिटिव तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे बोला ऐसे I1 प्लस I2, ठीक है। तो करंट जो जंक्शन से निकलने वाला है उसको नेगेटिव मानेंगे फिर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, ठीक। तो वो नेगेटिव क्या हो गई, प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अब क्या ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है? हम कह रहे हैं बिल्कुल कर रहा है। कैसे? अच्छा, इज इक्वल टू 0 हमने लिखा ना KCL में, KCL की डेफिनेशन ये भी है कि समेशन ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग और लीविंग द नोड इज इक्वल टू 0, ये भी लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में। तो आप दोनों में से कोई भी एक फंडा लेकर चल सकते हैं। आप ये देखिएगा, आपने अंदर आने वाली करंट को पॉजिटिव मान लिया तो I1 प्लस I2, बाहर निकलने वाली करंट को आपने नेगेटिव मान लिया तो प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4। तो इससे भी क्या होगा, इससे यही तो बनेगा I1 प्लस I2, ठीक है, और ये है माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो बेसिकली यही तो बन गया। तो ज़्यादा आसान जो तरीका है वो आप ये याद रखिएगा कि करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग वाला फंडा वो ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो आसान ये भी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें भी। अच्छा, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन बताई तो KCL और KVL की डेफिनेशन आने के चांसेस कम है, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल में आप यही फंडा लगाना, करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, एक चीज़ पकड़ कर चलिए और उसको करते चले जाओ, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दो चीज़ें अलग अलग ले लिया तो फिर खुद ही उलझ कर रह जाओगे। देखने में बड़ा आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं, अब क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा, ठीक है सर। हाँ जी बताइए सर, ऐसा तो नहीं है I1 I3 के इक्वल हो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड? ना वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड है, वो कुछ नहीं, लॉजिक मत लगाना कुछ भी अभी इसमें। अभी बस ये देखना है कि हमको अगर कहीं पर कोई नोड मिल गया या जंक्शन मिल गया तो उसमें आने वाला करंट और उससे जाने वाला करंट वो सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो I1 प्लस I2 ये है अंदर आने वाला करंट और I3 और I4 ये बाहर जाने वाला करंट। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। आगे चलते हैं, अब मैं देखूंगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, ठीक है ना, इसको लूप रूल भी बोल देते हैं, सेकंड लॉ भी बोल देते हैं। मैं इसको KVL बोल रहा हूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अब वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। तो वोल्टेज में इसमें भी कुछ हम नियम बनाकर चलेंगे और कुछ भी हो जाए क्वेश्चन कैसा भी होगा उस नियम को नहीं छोड़ेंगे, गलती नहीं होगी। देखिएगा, हमने एक नेटवर्क ले लिया, यहीं पर पेज नंबर 67 पर है, और इसमें क्या होता है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0 और द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इन इट। ये दे रखा है। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें ना इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया, इसको नेटवर्क डायग्राम बोल देते हैं, ठीक है, वो बना लिया। अब देखिए ऐसे है कि यहाँ जो ऊपर वाला वायर है इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। नीचे वाला जो है इसमें एक रेजिस्टेंस है, साथ में एक वोल्टेज सोर्स है, फिर उसके नीचे में एक और रेजिस्टेंस है और साथ में एक वोल्टेज सोर्स है। ऐसे इसको ऐसे बोला A B C D E और F, A B C D E F, R1 R2 R3, R1 R2 R3। यहाँ पर जो EMF है इसको बोल दिया E1 और इस वाली EMF को बोल दिया E2,
ठीक है, ये दे रखा है, ये नेटवर्क हमको दे रखा है। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ बोली कि ये वाला जो सेल है, ये करंट डिलीवर कर रहा है I1, ठीक है। तो सेल जब करंट डिलीवर करता है तो वो हमेशा कहाँ से निकलता है करंट? उसके पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला कितना? I1। सिमिलरली इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला I2, ये दे रखा है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर जो करंट है दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो KCL देख लेते हैं कि KCL यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं ये करूँगा कि भाई जहाँ पर अलग अलग वायर्स आकर जुड़ रहे हो ना, वो कहलाता है एक जंक्शन, यानी कि एक नोड कहलाता है वो। तो आप ये देखिएगा कि एक तो ये वाला वायर इस पॉइंट पर आकर जुड़ रहा है, एक ये वाला वायर जुड़ रहा है, और एक ये वाला वायर यहाँ से ये भी जुड़ रहा है। तो एट नोड C current entering is equal to current leaving. नोड सी पर जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा। दिस इज कॉल्ड KCL, ठीक है, दिस इज कॉल्ड KCL। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से ये वाला जो वायर है, इस वाले वायर से करंट I1 निकला, I1 आया और यहाँ तक I1 पहुँच गया। फिर इस वाले सेल में से करंट I2 निकला और I2 यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ से जो करंट निकल रहा है दैट इज I1 प्लस I2। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। भाई एंटर करने वाले करंट कौन से हैं? ये दोनों I1 प्लस I2, देखो I1 प्लस I2। और लीव करने वाला करंट साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर I1 प्लस I2, यानी कि KCL सेटिस्फाई हो रहा है। हर एक नेटवर्क में KCL सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो I1 plus I2 is equal to I1 plus I2. That is, KCL is getting satisfied here. तो KCL satisfy हो गया या verify हो गया। KCL is getting satisfied here. उसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद अब मैं बात करता हूँ KVL की। तो KVL ये कहता है कि जितने भी हमारे पास जितने भी लूप बन जाएं, लूप का मतलब क्या है कि मैं एक जगह से स्टार्ट करूँगा, घूम फिर कर उधर ही आऊँगा। तो जितने भी लूप हमारे पास बन जाएं, उस लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप्स का सम वो सारा का सारा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अब वो देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब ये है कि भाई मैं एक पॉइंट से शुरू करूँगा, घूम फिर कर वहीं आ जाऊँ। तो मैंने कहा एक लूप ये बन रहा है कि मान लीजिए मैंने A से स्टार्ट करा, तो A B C F A, ठीक है, एक लूप ये बन गया। तो एक डब्बा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये डब्बा बन गया, डब्बा मतलब लूप बन गया। एक डब्बा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए C से स्टार्ट करना है, तो C D E F C, तो जहाँ से स्टार्ट करना है घूम फिर कर वहीं आ जाओगे, तब मैं कहूँगा मेरा लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर KVL लगाकर देखेंगे कि KVL लगता कैसे है। तो आपकी मर्जी है, आप कहोगे नहीं मैं A से नहीं, मैं तो F से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आपको जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं से करो स्टार्ट। आपको करंट की डायरेक्शन के साथ जाना है तो करंट की डायरेक्शन के साथ जाओ, अपोजिट जाना है तो अपोजिट जाओ, जैसे जाना चाहते हो वैसे जाओ। लेकिन KVL कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं A से स्टार्ट करके वापस एक बार आ रहा हूँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे applying KVL in the loop, applying KVL in the loop A B C F A, A B C F A। अब देखिएगा जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में हम KCL और KVL कर रहे हैं, तो KVL में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर लूप में लगा रहे हैं, KVL जो हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमको केवल दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो रेसिस्टेंस मिलेगा या कोई वोल्टेज सोर्स मिलेगा, यानी कि कोई बैटरी मिलेगी। तो करंट की डायरेक्शन के साथ अब आप वोल्टेज का ध्यान रखना, वोल्टेज सोर्स में हमको ये ध्यान रखना है कि चलते हुए जो टर्मिनल पहले आए आपको उसकी पोलैरिटी कोई ले लेनी है। जो टर्मिनल पहले आए, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस है, ये तो हो गया बैटरी के केस में, ठीक। और जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस में क्या करना है कि करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर आप जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव लो, और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो उसको नेगेटिव लो, ठीक है। लूप बनाना आपके हाथ में है, करंट के डायरेक्शन कुछ मत देखना, लूप तो बोल देना, कुछ भी बना देना ऐसे ही अपने आप।
तो आपने बना दिया ए बी सी एफ ए, आपने करंट की डायरेक्शन को भी ध्यान में नहीं रखा, ठीक है, आपने ऐसे ही बना दिया। तो हमने ये कहा कि अब मैं पहले ए से बी तक जा रहा हूँ, तो ए से बी तक जाने में बेटा पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब मैं इसको बोलूँगा माइनस E1, माइनस E1 ये बोलेंगे। फिर उसके बाद आ रहा है रेजिस्टेंस R1, तो रेजिस्टेंस R1 ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, तो यानी कि वोल्टेजेस का सम बनेगा यहाँ पर, ये किरचॉफ्स करंट लॉ था, तो यहाँ पर करंट्स का सम था। तो वोल्टेज कैसे बनेगी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस में करंट को मल्टीप्लाई कर दो वोल्टेज बन जाएगी, ठीक है ना। ओम्स लॉ यही तो कहता है कि करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दीजिए वोल्टेज बन जाएगी। तो बेटा ये क्या बन गया I1 R1, और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो पॉजिटिव I1 R1 प्लस का I1 R1, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मैं गया ए से बी तक गया, हो गया। अब बी से सी तक कुछ भी नहीं है, सिंपल वायर है, तो यहाँ कुछ नहीं। फिर हम जा रहे हैं सी से एफ तक, अब हम सी से एफ तक जा रहे हैं, तो अब पहले पड़ रहा है ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है I2, ठीक है। मैं तो ऐसे जा रहा हूँ और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको I2 R2 को बोलेंगे माइनस I2 R2, समझ गए, इसको बोलेंगे माइनस I2 R2। उसके बाद जब हम ऐसे जा रहे हैं तो टर्मिनल कौन सा पड़ रहा है E2 का, पॉजिटिव, तो प्लस का E2। देखिए जब हम वोल्टेज सोर्स की यानी कि बैटरी की बात करते हैं, तो करंट ऐसे आ रहा है या ऐसे जा रहा है उस पर कोई मतलब नहीं है। हम जिस तरह से जा रहे हैं उसमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है या नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भले ही ये यहाँ नेगेटिव मत करना, यहाँ पर हम ये कहेंगे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो मैं प्लस का E2 लूँगा, ठीक है। जो करंट की डायरेक्शन है वो किस में देखी जाएगी, रेजिस्टेंस में, करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस में देखी जाएगी। कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैंने तो बोल दिया ना ऐसे ही ए बी सी एफ है, कि अब मैं ए से स्टार्ट करके ए बी सी एफ ए इस पाथ को फॉलो करके मैं वापस आऊँगा, तो उस पाथ में करंट की डायरेक्शन के साथ अगर आप जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस वाले टर्म को आप पॉजिटिव लेंगे, और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो भाई ये हो गया प्लस का E2। फिर हम एफ तक आ गए, ठीक, एफ से ए तक कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब सारे के सारे कवर हो गए हमारे पास, वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड KVL, ये KVL होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जनरली क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादातर केसेस में दो करंट्स दे रखे होते हैं और वो दो करंट्स दो अननोन वैल्यूज़ की तरह काम करते हैं। दो करंट्स होंगे, दो लूप्स बनेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में, हालांकि 5 लूप वाला भी क्वेश्चन NCERT में दे रखा है, वो भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो उनमें क्या होगा कि भाई दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाता है, समझ गए। 3 वेरिएबल 3 लूप बन जाएंगे, तो 3 वेरिएबल वाला मैट्रिक्स की तरह कर देना सॉल्व, ठीक है। अगर मैट्रिक्स लगाना चाहो तो हाँ जी सर अगर इसे देखें तो ये आएगा E2 प्लस I1 R1 इक्वल्स टू T1 माइनस प्लस I2 R2। तो सर मतलब जो EMF मतलब पैरेलल में बैटरी जुड़ी, मतलब कि दूसरी बैटरी के से जो सर I1 R1 वोल्टेज होगा। हाँ वोल्टेज सारे वोल्टेजेस हैं। हमने क्या करा, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सर बट EMF में तो ड्रॉप आएगा ना वोल्टेज के लिए, EMF में वोल्टेज के लिए ड्रॉप आएगा। लेकिन क्या है कि इन क्वेश्चंस में हमको अगर मेंशन कर रखा है उन्होंने कि इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तब मैं कहूँगा कि हाँ भाई EMF और वोल्टेज अलग अलग है। अगर उन्होंने बोला है कि ये जो EMF है बस वही दे रखा है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस मानेंगे, कुछ है ही नहीं, जो EMF है वही वोल्टेज है, ठीक है। ऐसा मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, एक मिनट बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करवा दो। हाँ है क्वेश्चन में करवाऊंगा। सर मतलब ऐसे कह सकते हैं कि A1 इक्वल्स टू I1 R1 एंड E2 इक्वल्स टू I2 R2। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, नहीं ऐसे नहीं। अब सुनिएगा, तुम ये सोच रहे होगे ना कि E1 इक्वल टू I1 R1 मतलब वोल्टेज इधर और इधर पैरेलल वाला वोल्टेज दोनों के दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। नहीं सर वो E1 प्लस I1 R2 कुछ लॉजिक मतलब हो, पहले ये बताओ, ये समझ गए, नहीं सर। चलिए जी अब एक काम करेंगे, अगले वाले में लगाते हैं लूप। चलो यहाँ पर देखिए, अप्लाइंग KVL, वास्तव उसके लिए प्रेस कर देना, दरवाजा खुल गया। अप्लाइंग KVL in the loop, अप्लाइंग KVL in the loop C D E F C, ठीक है, C D E F C, ठीक है।
तो अब जरा देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, सी डी ई एफ सी में हम सी से डी तक गए, तो सी से डी तक गए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ है ही नहीं बीच में, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं। अब डी से ई तक जा रहे थे, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ड्रॉप नहीं हुआ, तो जो करंट आई वन प्लस आई टू थी एग्जैक्टली वही करंट आई वन प्लस आई टू इस रेसिस्टेंस आर टी में जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे कि, और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हमने अपना पाथ लिया है सी डी ई एफ सी, और हमारा करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। फिर ई से एफ तक कुछ नहीं है, फिर आपको एफ से सी तक जाना है, तो एफ से सी तक जब आप जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो इसका मतलब माइनस ई डी। फिर उसके बाद जब आप आगे आए तो ये आई टू आर टू, ये वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ इस रेजिस्टेंस में, आई टू आर टू। हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे, एफ से सी तक हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी है तो पॉजिटिव ही रहेगी, प्लस का आई टू आर टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये इस वाले रूप में केवीएल हमने लगा दिया, ये इस वाले रूप में, मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक, ठीक है। चलिए ये वापस इंक्लूड करेंगे ना हम जो इसको? सी एफ वाला जो एक बार पहले इंक्लूड कर चुके हैं ना लोग, यहाँ देखिए, ए बी सी एफ में एक बार पहले। अच्छा इस वाले में, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो बार कर वो सकते दोनों कर सकते हैं, ये लूप अलग है वो लूप अलग है, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसके बाद बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 68 पर आ रहा है, पेज नंबर 68 पर दे रखा है, देखिएगा, नेटवर्क पी क्यू आर शोन इन फिगर इज मेड एज अंडर। पी क्यू हैज़ अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, तो पी क्यू में जो बैटरी दे रखी है वो 4 वोल्ट की है, जो मैंने इसमें नोट्स में ना मैं 4 वोल्ट लिखना भूल गया, तो पी और क्यू के बीच में जो बैटरी है दैट इज ऑफ 4 वोल्ट, ठीक है, ये 4 वोल्ट की है, एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी, क्यू आर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, पी एस हैज़ अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब दे रखा है कि जो उनका ई एम एफ है वही आपको वोल्टेज लेकर चलना है। और उसके बाद आर एस हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, इफ अ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में एक मिली एमीटर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द मिली एमीटर, ठीक। अच्छा, ये जो डायग्राम है जो इसमें दे रखा है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये फिगर में क्वेश्चन में दे रखा है ये फिगर, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है। पेज नंबर 68 पर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, हाँ जी, यहाँ से इस वाली बैटरी में से निकलने वाला करंट इज आई, इस 20 ओम में जाने वाला करंट इज आई वन, और इधर जाने वाला करंट इज आई माइनस आई वन, ठीक है। तो और यही आई माइनस आई वन यहाँ पर भी जा रहा है, आई माइनस आई वन इधर भी जा रहा है, और इधर आई, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मुझे कहीं भी KCL लगाने की ज़रूरत नहीं है, KCL सिर्फ यहाँ समझाने के लिए बताया गया था। यहाँ पर भी आप देखें कि जैसे ये वाली नोड है, इस नोड पर एक वायर इधर आ रहा है, एक वायर ये जा रहा है और एक वायर ये, तो 3 वायर्स जा रहे हैं। तो आप ये देखिए इसमें से करंट निकल कौन सा रहा है और एंटर कौन सा कर रहा है। जो एंटर कर रहा है दैट इज आई, और जो बाहर निकल रहा है वो कौन सा है, आई वन और प्लस आई माइनस आई वन। तो समझ गए ना, माइनस आई वन से प्लस आई वन कट गया, आई इज इक्वल टू आई। तो इस वाली नोड पर हमारा KCL जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जो ये वाली नोड है यहाँ पर भी KCL सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर एंटर करने वाला करंट क्या है, ये I1 है, देखिए पूरी इस ब्रांच में I1 ही रहेगा करंट। जब सेम ब्रांच होती है तो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता कहीं पर भी। तो I1
तो इधर एंटर करने वाला करंट I1, इधर एंटर करने वाला I माइनस I1, तो I1 प्लस I माइनस I1 इज इक्वल टू लीव करने वाला करंट I। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको KCL लगाने की जरूरत नहीं है। KCL सिर्फ तब लगाएंगे जब किसी भी सर्किट में करंट ना दे रखा हो, तब हम खुद करंट एज्यूम करते हैं। KCL वाले भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, इसमें लगेगा KVL। वो क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने ये पूछा है कि 20 ओम का एक मिली एमीटर लगा रखा है बीच में। मिली एमीटर मतलब करंट मेजर करने की डिवाइस है। तो उसका रेजिस्टेंस, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। वो कह रहे हैं कि इसमें जाने वाला करंट बताओ। तो वो करंट कितना है I1, तो इसका मतलब आपको I1 बताना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो दो अननोन्स हैं, एक क्या है I और एक क्या है I1। ना मुझे I पता ना मुझे I1 पता है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर, तो एक लूप इधर है और एक लूप इधर है। मैं दो जगह KVL लगा सकता हूँ, दो जगह KVL लगाऊंगा, दो इक्वेशन होंगी, दो अननोन होंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। सर जी सर वहाँ पे PQ में EMF 4 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज 4 वोल्ट नहीं होगा। ये वोल्टेज भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये जो सेल्स हैं, ये सर वो जो 5 वोल्ट वाली बैटरी वो असर नहीं डालेगी। 5 वोल्ट वाली बैटरी इस पर असर नहीं डालेगी, ठीक है ना। तो अब जरा देखिएगा, अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई KVL इन द लूप PQRP। आप कहोगे मैं तो ऐसे चलूँगा, PRQP तो ऐसे चलूँ, जैसे मन करे वैसे चलूँ। अप्लाई KVL इन द लूप PQRP, तो PQRP में KVL लगाना है। तो जरा देखना, P से Q तक जाने पर कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो प्लस का 4 लिख दिया, वोल्टेज है ना ये, तो 4 हो गया। अब Q से R तक जाने में करंट क्या है I और रेजिस्टेंस क्या 60, तो 60I, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं और करंट ऐसे आ रहा है, तो माइनस 60I। अब आप कहाँ से कहाँ तक गए, P से Q, Q से R, P से Q, Q से R, अब R से P, तो R से P, तो आप ऐसे आ रहे हैं, आप ऐसे आ रहे हैं और करंट ऐसे जा रहा है, तो 20I1 नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 20I1 इज इक्वल टू 0। लग गया KVL। अब क्या करना है, इस 4 को ले जाओ उधर, माइनस 60I माइनस 20I1 इज इक्वल टू माइनस 4। इधर से ले लीजिए माइनस 20 कॉमन, तो माइनस 20 कॉमन लेंगे तो 20 3 होता है ना 60, तो 3I प्लस I1। बोलो, ये समझ में आ गया? इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये 5 उधर चला जाएगा, 3I प्लस I1 इज इक्वल टू 1/5। इक्वेशन नंबर 1। ये बताइए भाई, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे बता दो, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। तो 3I प्लस I1 इज इक्वल टू 1/5, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर वाले रूप में लगाऊंगा KVL। अप्लाई KVL। सर ये करंट का फ्लो जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने। बेटा करंट का फ्लो क्वेश्चन में सब दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें करंट का फ्लो भी नहीं दे रखा होगा, तो वो हमको खुद से लेना होगा। अप्लाई KVL इन द लूप, ये ले लीजिए PSRP, PSRP मतलब पहले P से S, फिर S से R, फिर R से P, ऐसे जाना। तो P से S जब मैं जा रहा हूँ तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस का 5 है, तो 5 आ गया। फिर जब S से R हम जा रहे हैं तो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 200 इंटू I माइनस I1, रेजिस्टेंस इंटू करंट ना, तो 200 इंटू I माइनस I1, तो प्लस का 200 इंटू I माइनस I1। फिर R से P जब हम जा रहे हैं, जब हम R से P जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में, हम ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस का 20I1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 20I1 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करिए इसको, 5 प्लस 200I माइनस 200I1 माइनस 20I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो भाई ये हो गया 200i माइनस 200 माइनस 20 माइनस 220 i1 और इस 5 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -5। अब इसमें आप क्या करिएगा, इसमें से क्या आ सकता है कॉमन, 20 ना, 20 आ जाएगा कॉमन, 20 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 10i माइनस 11 i1 इज इक्वल टू -5, 5 1 5, 5 4 20, तो 10i माइनस 11 i1 इज इक्वल टू -1/4, -1/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सर और माइनस भी कॉमन ले लो। अरे छोड़ो ना, ठीक है, तो ये 10i माइनस 11 i1 इज इक्वल टू -1/4 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इधर i1 है और इधर है -11 i1, तो क्या करिए इस वाली इक्वेशन 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 3 इज 33i, 11 इंटू i1 इज 11i1 और ये हो गया 11 इंटू 1/5 इज 11/5। तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 11 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि ये प्लस का 11i1 है, ये माइनस का 11i1 है, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। हम यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। हाँ जी, ऐड कैसे होगी, 33i प्लस 11i1 इज इक्वल टू 11/5 और 10i माइनस 11i1 इज इक्वल टू -1/4। जब ऐड करेंगे तो प्लस 11i1 माइनस 11i1 कैंसिल आउट हो गया, 33i प्लस 10i इज 43i और 11/5 -1/4। भाई ये दोनों भी तो ऐड हो रहे हैं, 11/5 -1/4, तो 43i इज इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम इज 20, 5 4 जा 20, 4 11 जा 44, माइनस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 43i इज इक्वल टू 44 माइनस 5 इज 39 अपॉन 20। इस 43 को इधर ले जाओ, i इज इक्वल टू 39 अपॉन 20 इंटू 43। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये करने के बाद में फिर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो i1 निकालना है। तो आप क्या करें, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें रखेंगे इसको, ये भी इक्वेशन 1 है, ये भी इक्वेशन 1 है, तो इसमें रखेंगे क्योंकि यहाँ i1 दे रखा है सीधा सीधा। इधर कर रहा हूँ, अब देखिएगा ये हो गया हमारे पास i1 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3i, 1/5 माइनस 3, i कितना है 39 अपॉन 20 इंटू 43, 20 इंटू 43। अभी जब इसका एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली भाई यही बड़ा टर्म है, यही आएगा एलसीएम, 20 इंटू 43 आ गया। अब 20 इंटू 43, तो ये जो 20 है, 20 को कैसे लिखा जा सकता है, 5 इंटू 4 है ना, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 43 आ जाए, 5 इंटू 4 इंटू 43, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 43। तो इसका मतलब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए 4 इंटू 43, 4 इंटू 43, तो 5 में 4 इंटू 43 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 43 इंटू 1, ऊपर आ गया सीधा सीधा 4 इंटू 43 माइनस 3 इंटू 39 एज इट इज, तो 3 अब कर लो मल्टीप्लाई, 3 9 जा 37, 3 3 जा 9 और 2 11। देखिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप लोग जो है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, 172 माइनस 117 अपॉन 20 इंटू 43, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और एक 0 आ गया 860, 172 माइनस 117, 12 माइनस 7 इज 5,
इधर कितना बचा 16 16 माइनस 11 इज 16 माइनस 11 इज 55 अपॉन 860 5 11 जा और 5 1 जा 172 172 आ रहा है। यस सर सर 4 into 43 हुआ है ठीक है हाँ 4 into 43 ठीक तो ये हो गया 172। अब 11 को 172 से डिवाइड करना है तो मैं एक काम कर रहा हूँ आंसर इसमें दे रखा है मैं आपको इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ सीधा ठीक है टाइम बचाने के लिए। ये हो गया 11 डिवाइडेड बाई 172 ये आ रहा है 0.0639 0.0639 मतलब 0.064 बोल दो 0.064 एम्पियर ठीक है यही हमारा आंसर है। आंसर चेक करिए आंसर यही दे रखा है 0.064 एम्पियर ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो KCL KVL का बेसिक आइडिया लग गया ठीक है ना। अब जो है कल की जो क्लास है शाम को 5:30 बजे उसमें आगे के न्यूमेरिकल करते हैं ठीक है। तो अगर आप भी कहीं प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना और अभी एक ही क्वेश्चन करा अभी रहने दो पहले मुझे करा लेने दो फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा तब करना जरा ठीक है। तो कल सीधे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं शाम को 5:30 बजे ठीक है जी ओके।